नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं हूं आप सभी के सामने डी के चौधरी। तो बेटा देखिए, मैंने लास्ट क्लास जो मेरी थी जो कि लेजिस्लेटिव पावर को लेकर थी, जिसमें हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियों के विषय में डिस्कशन कर रहे थे। क्योंकि लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था ये पूरा नहीं हो पाया था, तो मैंने बताया कि इसमें विधायी शक्तियों में काफ़ी पॉइंट हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल का हम इसमें कंपैरिजन करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमारे टॉपिक क्या हो गए थे। तो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक हो गया था, हमने संसद में मनोनीत सदस्यों को पढ़ा और साथ में विधानमंडल में मनोनीत सदस्य पढ़े राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियों के रूप में। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि केंद्रीय संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट और साथ में हमने राज्य संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट को भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने सेंटर में सेशन जो अभिभाषण है एडस और विशेष अभिभाषण स्पेशल एडेसिस को भी पढ़ा और साथ में हमने स्टेट के साथ भी कंपैरिजन कर लिया था। फिर हमने अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर क्या है इसके विषय में पढ़ा और फिर हमने राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर को भी पढ़ा। और इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने ऑर्डिनेंस पावर को लेकर उसके जो जुडिशल एस्पेक्ट भी आपको बताए थे कि ऑर्डिनेंस पावर है क्या और साथ में क्या उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। तो मैंने बताया कि ऐसे बहुत से केस हैं, तो ऑर्डिनेंस पावर को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आरसी कूपर वाद बताया, डब्ल्यू यानी कि वाधवा केस आपको बताया मैंने, इसके अलावा ए के रॉय केस बताया मैंने, और देन इसके अलावा मैंने एक सतपाल उनका केस भी आपको बताया था। ठीक है, राइट। तो ये मैं आपको जो है एक्चुअली में क्या है करवा चुका हूँ, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, एक तो हम राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो वीटो शक्ति पढ़ेंगे, ऐसे ही हम राज्यपाल की जो वीटो शक्तियां होती हैं उसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति है, कि भाई बहुत से ऐसे विधेयक होते हैं कि जहां पर राष्ट्रपति की प्रियोर रिकमेंडेशन की नीड होती है। ऐसे ही हम यहाँ पर राज्यपाल के साथ कंपैरिजन करेंगे कि स्टेट में ऐसे कौन कौन से विधेयक है जहाँ प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर की नीड होती है। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे आज की क्लास में लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा सभापति व उपसभापति की सीट अगर रिक्त हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। इसी तरीके से राज्य में जो विधानसभा का जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, विधान परिषद का जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, उनकी सीट का अगर वैकेंट हो जाती है तो फिर उनके स्थान पर कौन जो है हेड के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्ति आ जाती है। इसके बाद जब ये तीनों कंपैरिजन आपके हो जाएंगे तो आज की क्लास में हम ये विधायी शक्तियों के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और देखेंगे कि आप जो है कितना समझ पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो देखिए क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वीटो पावर को देखते हैं कि वीटो पावर का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, राइट। तो हमारा अब टॉपिक आ जाता है यहाँ पर वीटो पावर का। देखिए वीटो पावर की अगर हम बात करें तो इसको क्या चेंज कर लें क्या हम, कि ग्रीन ही रहने दें। तो चलो देख लेते हैं। देखिए वीटो पावर की अगर हम बात करें, वीटो पावर्स, थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसको हम वीटो शक्ति कहते हैं, वीटो शक्ति कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इनकी टाइप कितने हैं, वीटो पावर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम इनके टाइप की बात करें तो वीटो पावर 3 प्रकार की होती है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक तो होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर। इसको हम निरपेक्ष या पूर्ण वीटो शक्ति भी कहते हैं। इसको हम निरपेक्ष भी बोल सकते हैं हिंदी में। इसको हम आंतरिक भी बोल सकते हैं, आंतरिक, या इसको हम पूर्ण वीटो शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है,
दूसरा है एक सस्पेंसिव वीटो पावर है, सस्पेंसिव वीटो पावर। जो सस्पेंसिव वीटो पावर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो शक्ति, राइट। फिर आपका एक पॉकेट वीटो पावर है, पॉकेट वीटो पावर, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जेब या इसको पॉकेट वीटो शक्ति कह देते हैं। तो भारत में तो 3 तरह की वीटो पावर होती है, वो आप समझ ही गए कि, और एक और होती है, हालांकि वो भारत में नहीं होती, लेकिन एक होती है क्वालिफाइड, क्वालिफाइड वीटो शक्ति, वीटो पावर। इसको हम विशेषित कहते हैं एक तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, विशेषित वीटो शक्ति, विशेषित वीटो शक्ति। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा आप, हालांकि देखा जाए तो भारत में 3 तरह की वीटो पावर है, यानी कि जो शुरू की तीनों पावर हैं वो अपने आप में भारत में है, 1, 2 और 3। ये तीनों की तीनों जो वीटो शक्ति हैं यहां तक, ये भारत में है, लेकिन ये जो क्वालिफाइड वीटो शक्ति है वो भारत में नहीं, वो यूएसए में है। किसमें? यूएसए में। तो यहां पर बात ये आती है कि चलो इनका मतलब क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि 4 तरह की वीटो शक्ति की बात कर रहे हैं हम, कि एक पूर्ण वीटो शक्ति होती है, एक आपकी निलंबनकारी वीटो शक्ति होती है, और एक अपने आप में एक पॉकेट वीटो शक्ति और एक विशेषित वीटो शक्ति है। ओके, देखिए सबसे पहले जब हम इस वीटो की बात करते हैं, ये वाला जो वीटो है, इसका मतलब क्या होता है? इस वीटो का मतलब ये होता है कि बिल को पास करने से मना करना। जैसे भारत में राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, तो यानी कि कोई बिल, यानी कि कोई विधेयक आया, तो राष्ट्रपति विधेयक को पास करने से मना कर देता है। मना करना कि भाई बिल्कुल डिनाई कर देना, मैं पास नहीं करूंगा। उसके बाद अगर हम सस्पेंसिव वीटो पावर की बात करें तो इसका क्या मतलब है? बिल जो होता है, विधेयक को ओनली 1 टाइम, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि ओनली 1 टाइम उसको रिकंसिडरेशन के लिए, फॉर यानी कि रिकंसिडरेशन यानी कि पुनर्विचार के लिए, रिटर्न टू गवर्नमेंट यानी कि सरकार को वापस भेज दिया जाता है, और ओनली किसके लिए? 1 टाइम के लिए। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद ने मान लो कोई सलाह दी, राष्ट्रपति यानी कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि ओनली केवल एक 1 टाइम के लिए यानी कि एक बार के लिए उस बिल को रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए वापस रिटर्न टू गवर्नमेंट सरकार को भेज सकता है। लेकिन अगर सरकार फिर से वही बिल दोबारा से पार्लियामेंट में पास करके फिर से भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति एक तरीके से क्या होगा, वहाँ बाध्यकारी होगा, बिल उसको पास करना ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये सर, ये जो पॉकेट वीटो शक्ति है ये क्या है? पॉकेट वीटो पावर का मतलब ये होता है, जैसे यहां पर देखो कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, तो राष्ट्रपति अगर उस बिल को क्या कर लेता है, उसको होल्ड कर लेता है। होल्ड का मतलब है रोक के रखना। होल्ड का मतलब होता है रोक के रखना। अब ना तो उस पर वो यस करे ना ही नो करे, होल्ड करके रख ले, और अनिश्चित टाइम के लिए वो रख लेता है, अनिश्चित टाइम के लिए, यानी कि नॉट लिमिटेड टाइम।
अनिश्चित समय के लिए क्योंकि भारत में क्या है कि जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कोई हमारे संविधान में कोई टाइम फिक्स नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आएगा तो राष्ट्रपति इतने दिन में बिल को पास करेगा। जबकि अमेरिका में यह है कि वहां पर राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आता है तो वहां 10 दिन में उसको पास करना होता है। ठीक है। अब ये जो विशेषित वीटो है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये भारत में तो है ही नहीं। तो होता क्या है कि अमेरिका में ये है कि वहाँ की जो संसद है एक विशेष बहुमत से राष्ट्रपति की वीटो पावर को कैंसिल कर सकती है। यानी कि अमेरिकी जो संसद है, यूएसए की जो संसद है, विशेष बहुमत के साथ, विशेष बहुमत से राष्ट्रपति की वीटो को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, इसको हम विशेषित वीटो शक्ति कहते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा मोटा मोटा हमने देखा कि हमने 4 तरह की वीटो पावर पढ़ी। तो हमने जब पूर्ण या निरपेक्ष या आंतरिक वीटो शक्ति का मतलब है कि बिल सीधा सीधा राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति सीधा सीधा पास करने से मना कर सकता है। निलंबनकारी वीटो शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति वन टाइम के लिए उसको रिकंसिडरेशन कर सकता है। ठीक है, और वापस सरकार को भेज सकता है, लेकिन दोबारा से वही बिल अगर पास होके राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को पास करना होगा। जे या पॉकेट वीटो शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित टाइम के लिए होल्ड कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। वो बिल्कुल बताएंगे कि किस किस ने वीटो पावर का प्रयोग किया है, लेकिन बट पहले तो हम ये समझ लें कि किस वीटो का मतलब क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर विशेषित वीटो शक्ति भारत में नहीं है, ये यूएसए में है, और यूएसए की संसद विशेष बहुमत से राष्ट्रपति की वीटो को कैंसिल कर सकती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट आप लोगों को बताए, और यहाँ पर ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? तो आप इसको पहले तो सबसे पहले लिख लीजिए। आप सबसे पहले तो इसको आप लिख लीजिए। खूब अच्छे से आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। क्यों बेटा राजीव, विष्णु बेटा क्लियर है? बड़े अच्छे तरीके से कंपैरिजन भी करूंगा राष्ट्रपति और राज्यपाल का कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि सर ये जो वीटो पावर है इनका ये कहाँ पर लिखित है? देखो डायरेक्ट वीटो पावर तो लिखित नहीं है, लेकिन अब आपने लिख लिया ना ये अरे लिख लिया? लिख लिया ना? चलिए खैर लिख लिया होगा आपने। अब देखो उसके बाद अगर हम देखें यहां पर, अगर हम देखो वीटो पावर को देखें तो हम कंपैरिजन पहले करना शुरू कर देते हैं। देखो यहां पर एक तरफ तो हमने लिखा आर्टिकल 111, ठीक है, एक तरफ लिखा हमने आर्टिकल 111 प्लस 89, तो यहां हो गया 200। ठीक है, जब हम अपने संविधान के आर्टिकल 111 को देखते हैं तो वहां आर्टिकल 111 क्या कहता है कि जैसे कोई बिल है, बिल जब कोई राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस बिल पर क्या क्या कर सकता है, तो उसके वाले में उसमें पॉइंट दिए हुए हैं। तो एक तो कंडीशन ये है कि बिल को वो क्या करेगा,
बिल को पास करेगा तो बिल तो एक्ट का रूप ले लेगा, अगर पास करेगा तो बिल क्या है, वो एक्ट यानी कि अधिनियम का रूप ले लेगा। दूसरी कंडीशन इसमें ये दी हुई है कि बिल को अगर वो डिनाई करता है, वो मना कर देता है कि मैं पास नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यहां पर एब्सोल्यूट वीटो पावर आ जाती है, एब्सोल्यूट वीटो पावर आ जाती है। एक कंडीशन यहां पर यह भी है कि बिल को वो रिटर्न टू गवर्नमेंट यानी कि फॉर रिकंसिडरेशन करता है, पुनर्विचार के लिए वो रिटर्न टू गवर्नमेंट सरकार को वापस भेजता है। तो इसका मतलब यहां पर ये सस्पेंसिव वीटो पावर आ जाती है। और एक पॉइंट और बनता है कि बिल वो अनिश्चित टाइम के लिए क्या कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, अनिश्चित समय के लिए रोक सकता है, यानी कि होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसको हम फिर पॉकेट वीटो शक्ति कह सकते हैं, पॉकेट वीटो हम पावर कह सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल 111 है वो इसी बात को तो कहता है, ठीक है। आर्टिकल 111 क्या कहता है, वो इसी मैटर को या उसी बात को कहने का प्रयास कर रहा है। तो लिखो, पहले तो आप ये लिख लो, जल्दी से लिखिए, लिख लो भाई, जल्दी से लिखो। और एक बार आर्टिकल 111 ओपन कर लो बेटा, आर्टिकल 111 ओपन करो। अब वहां देखने का प्रयास करो कि जो मैंने लिखा है क्या वही लिखा है कि नहीं लिखा। क्यों बेटा, तो यहां पर जो लिखा है असेंट टू बिल्स लिखा है, आर्टिकल 111 में क्या लिखा है, असेंट टू बिल्स लिखा है, यानी कि विधेयकों पर अनुमति, यही तो लिखा है, असेंट टू बिल्स, विधेयकों पर अनुमति। हो गया बेटा। अब उधर आर्टिकल तुम 200 ओपन करके देखो, पहले तो इन चारों पॉइंटों को लिख लो। अब आर्टिकल 200 ओपन करो। हो गया, लिख लिया। हो गया कि नहीं हुआ। अब देखो यहां पर भी अगर हम देखें तो ये पॉइंट क्या कहता है, ये भी इसी बात को कहता है कि असेंट टू बिल्स, असेंट टू बिल्स। लेकिन यहां पर बात आती है किसकी, बिल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर गवर्नर की बात आ जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि सर 89 क्यों लगाया, ये मैंने कल की क्लास में भी बताया कि बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं कि अगर सेंटर का आर्टिकल याद है उसमें 89 जोड़ दो तो स्टेट का आर्टिकल बन जाएगा। तो वही चीज यहां पर भी है कि जैसे मैंने लिखा है यहां पर कि जैसे कोई बिल, यहां पर 5 पॉइंट आ जाते हैं। जैसे कोई बिल है
और राज्यपाल के पास आया, यानी कि स्टेट का कोई बिल, क्योंकि स्टेट बिल की बात आ रही है यहाँ पर। किसकी बात आ रही है? स्टेट बिल की। तो कोई बिल आया तो उसने पास कर दिया, तो पास कर दिया तो वो बिल एक्ट का रूप, कानून का रूप उसने ले लिया। दूसरी कंडीशन वही है कि राज्यपाल के पास कोई स्टेट का बिल आया, उसने सीधे सीधे उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिनाई करने का मतलब है कि अब वहां पर वो एब्सोल्यूट वीटो पावर आ गया। अब तीसरा पॉइंट यहां पर ये बनता है कि जैसे कोई बिल है, अब वो फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए वापस कहां भेजा गया? रिटर्न टू स्टेट गवर्नमेंट। और रिटर्न टू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को वो बिल वापस भेजा गया। तो यहां पर ये सस्पेंसिव वीटो पावर आ गया, सस्पेंसिव वीटो पावर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साथ के साथ लिख लिया करो, साथ के साथ लिख लिया करो। और एक चौथा पॉइंट आ रहा है यहां पर, अगर हम देखें कि कोई बिल है तो राज्यपाल के पास पावर होती है कि स्टेट बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय गवर्नर। यानी कि राज्यपाल राज्य के किसी भी विधेयक को, यहां लिख सकते हैं एनी स्टेट बिल, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो पहले तो ये पॉइंट लिखने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं, तो समझने का कोशिश करिए। तो यहां पर भी हमने देखा, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। ठीक है, हो गया बेटा? हो गया भाई? कल का क्लास क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा? तो भैया वो हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो? अब आर्टिकल 111 को ओपन करो एक बार और। क्यों बेटा? एक बार बता दो भैया, लिख लिया कि नहीं लिखा? फिर तो आप लोग ये कहते हो कि सर हमने तो लिखा ही नहीं था।
हो गया? ठीक है, चलिए एक पांचवा पॉइंट इसमें वही है। और पांचवा पॉइंट क्या है? ये बिल। देखिए एक बात समझना कि हालांकि अनिश्चित समय के लिए होल्ड कर सकता है, रोक सकता है, ये हमारे संविधान में लिखा तो वैसे नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन बट क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था तो यानी कि वो होल्ड कर सकता है एक तरीके से। अब इसमें हम पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हैं, जैसे बिल को होल्ड करना, बिल को होल्ड करना, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ तो अनिश्चित समय के लिए होल्ड करेंगे तो यहां कौन सा वीटो पावर आ जाएगा? ये पॉकेट वीटो पावर एक तरीके से आ गया। चलो अब समझ लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम देखें, और ये अपने आप में चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि एनी स्टेट बिल रिजर्व फॉर प्रेजेंट बाय गवर्नर। खैर अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वीटो पावर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट वीटो पावर, थोड़ा तेजी के साथ लिखना, एब्सोल्यूट वीटो पावर। तो जब हम एब्सोल्यूट वीटो पावर की बात करते हैं, जिसको हम निरपेक्ष कह देते हैं, निरपेक्ष वीटो शक्ति भी कह देते हैं, या इसको हम पूर्ण वीटो शक्ति भी कह देते हैं, या इसको पूर्ण वीटो शक्ति भी कहते हैं। तो क्या राष्ट्रपति, क्योंकि इसका तो सीधा सीधा एक ही मतलब है कि इसका मतलब क्या है, बिल को पास करने से मना कर देना, यही तो मतलब है। और जब वो बिल को पास नहीं करेगा, सिग्नेचर नहीं करेगा, तो इसका मतलब बिल कानून का रूप नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट का अंग माना जाता है। तो मोस्टली हमने ये देखा है कि निरपेक्ष वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति दो मामलों पर मोस्टली करता है। अब वो दो पॉइंट कौन से हैं? एक तो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल है, यानी कि निजी सदस्य विधेयक। और एक बिल होता है, यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा नई सरकार की सलाह पर, ऑन एडवाइस ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट की सलाह पर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो मैंने कहा कि एक पॉइंट तो ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल पर वो किसी बिल को सीधे सीधे मना कर सकता है, या नई सरकार की सलाह पर। कैसे? देखिए प्राइवेट मेंबर बिल होते क्या है? वैसे तो मोस्टली सरकारी बिल होते हैं। सरकारी बिल वो होते हैं जो सरकार के द्वारा कोई बिल रखा जाता है हाउस में, या सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा रखा जाता है, वो सब सरकारी बिल है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये होता है कि लोकसभा राज्यसभा में से सदन का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, लेकिन बशर्ते कि वो मंत्री नहीं होना चाहिए, और किसी भी टाइप का मंत्री वो नहीं होना चाहिए। ना वो कैबिनेट मंत्री हो, ना वो राज्य मंत्री हो, ना स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो, ना ही वो अपने आप में उप मंत्री हो। और लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक हाउस का मेंबर हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो,
और उसके द्वारा अगर कोई बिल रखा जाता है तो उसको हम एक तरीके से प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल इतना आसान नहीं होता पास होना, और आपने देखा होगा कि 1970 के बाद कोई प्राइवेट मेंबर बिल कानून का रूप नहीं ले पाया। हालांकि रखे तो बहुत गए, ठीक है, और हर साल रखे जाते हैं, लेकिन मुझे वो डाटा याद नहीं आ रहा। लगभग आप ये मान के चलो कि 13-14 प्राइवेट बिल ऐसे रहे हैं अब तक के इतिहास में जो कानून का रूप ले पाए हैं, अन्यथा। और 1970 में सबसे लास्ट का एक प्राइवेट मेंबर बिल था जो कानून का रूप ले पाया। उसके बाद कोई प्राइवेट मेंबर बिल कानून का रूप नहीं ले पाया है। तो होता क्या है कि प्राइवेट मेंबर के बिल पर सरकार राष्ट्रपति से ये कह सकती है कि आप एक काम करो, इसे पास करने से मना कर दो। तो देन एक तो प्राइवेट मेंबर बिल के मामले पर राष्ट्रपति जो है एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो हम एक तो ये समझ में आ गया, राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। सरकार की सलाह पर। तो व्यवहारिकता में तो यही देखा गया है। और नई सरकार की बात देखें हम, नई सरकार की सलाह पर, जैसे मान लीजिए कि पुरानी सरकार ने कोई विधेयक रखा, अब उतने में ही लोकसभा भंग हो जाती है, फिर नई सरकार के चुनाव होते हैं और नई सरकार आ जाती है। तो नई सरकार पुरानी सरकार के किसी विधेयक को पास करने से राष्ट्रपति से कह सकती है कि आप पास मत करिए, क्योंकि राष्ट्रपति ऑब्वियस सी बात है मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। तो हम लिख सकते हैं कि पुरानी सरकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति मना कर सकता है। पास करने से मना कर सकता है, ठीक है, यानी कि नई सरकार की सलाह पर। ओके, अब आप सोच रहे होगे सर कोई इसका एग्जाम्पल है? तो देखो एग्जाम्पल तो मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि सरकार ही सलाह देगी तभी ऐसा करेगा। कुछ हमने इतिहास में ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 1991 का मामला था, अभी राणा नाम है। अच्छा, अभी राणा, ओके, हेलो सर, हेलो बिटको, हेलो। देखिए आपने देखा होगा कि अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आर वेंकटरमन ने इसका प्रयोग किया था। देखिए सबसे पहले तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको काफी कुछ याद रहता है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे आपने देखा होगा कि एक सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन बिल था, अलाउंसेस एंड पेंशन बिल था। ये बात थी 1991 की। तो आर वेंकट रमन ने, एग्जाम्पल किसके बता रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर का। तो आर वेंकट रमन ने क्या किया था,
बिल को पास करने से मना कर दिया। अब बात ये आती है पास करने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो बिल है एक्चुअली में आर्टिकल 117 का फर्स्ट क्लॉज के अनुसार था। ये बिल एक तरह का कैसा विधेयक था, एक प्रकार का ये वित्त विधेयक था, यानी कि फाइनेंस बिल था। बात ये आती है कि जो फाइनेंस बिल है हालांकि वो 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि देखिए जो भी धन विधेयक होता है, जो भी मनी बिल होता है, वो एक तरह का फाइनेंस बिल तो होता ही है। तो इसका मतलब आर्टिकल 110 में जिस मनी बिल की बात की जाती है वो एक प्रकार का फाइनेंस बिल है। फिर आर्टिकल 117 का जो पहला क्लॉज है और आर्टिकल 117 का जो थर्ड क्लॉज है, क्योंकि मैं यहां पर बता देता हूं नोट करके, थोड़ा सा ये थोड़ा कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपका। नोट करके देखिए, फाइनेंस बिल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं फाइनेंस बिल। एक तो होता है आर्टिकल 110, एक होता है आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 और एक होता है आर्टिकल 117 का क्लॉज 3। तो ये तो अपने आप में खुद एक मनी बिल है और मनी बिल जो भी होता है वो अपने आप में एक फाइनेंस बिल होता है। तो आर्टिकल 110 वाला जो मनी बिल होता है उसमें तो आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी मनी बिल होगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर उसको सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। जब आर्टिकल 117 का जो पहला क्लॉज आता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर भी फाइनेंस बिल की बात की गई है। तो आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 का जो फाइनेंस बिल है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन ली जाती है, ठीक है, लेकिन ये किसी भी हाउस में बिल रखा जा सकता है। और आर्टिकल 117 के थर्ड में जिस फाइनेंस बिल की बात की जाती है वहां पर राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमने कहा कि आर्टिकल 117 के क्लॉज फर्स्ट के अनुसार इसका मतलब एक तरह का फाइनेंस बिल है ये। तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन लेनी जरूरी थी, लेकिन सरकार ने 1991 में क्या किया कि आर वेंकटरमन जो भारत के उस टाइम राष्ट्रपति थे, इनकी सलाह नहीं ली और बिल को लोकसभा राज्यसभा में पास करवा के तब इनके पास जब बिल भेजा गया तो इन्होंने बिल पास करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा भैया मैं बिल पास नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी प्रक्रिया गलत है, ठीक है। जब एक तरह का ये आर्टिकल 117 के क्लॉज फर्स्ट के अनुसार एक फाइनेंस बिल है तो भाई पहले आपको मेरी मंजूरी लेनी जरूरी थी। अगर आर्टिकल 117 के थर्ड क्लॉज के अनुसार होता तो तब तो मंजूरी जरूरी नहीं थी, लेकिन आपकी बिल की प्रक्रिया गलत है इसलिए मैं इसको बिल को पास करने से मना करता हूं, ठीक है, और पास करने से मना कर दिया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नोट करके बेशक ये पॉइंट आप जो है यहां पर लिख लेना, ठीक है। एक है, आपने देखा होगा कि एक पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल था। ये इसको 1954 का बिल था, यानी कि इसको हम पेप्सू विनियोग विधेयक कहते हैं। नाइनटीन 1954। देखिए यहां पर बात आती है कि पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, पहली बात तो पेप्सू का मतलब क्या है। पेप्सू का मतलब है कि एक तरीके से अगर हम देखें यहां पर कि पंजाब के पहले 2 भाग थे। 1948 से लेकर 1956 तक पेप्सू एक अलग से क्या है, एक प्रांत के रूप में इसने काम किया था। पेप्सू में होता क्या है कि पेप्सू में शायद मेरे ख्याल से 8 रियासतें थी, मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। तो पेप्सू की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि पेप्सू की जो फुल फॉर्म है इसको हम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन कहते हैं, यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो पेप्सू का मतलब क्या है, पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब
स्टेट यूनियन। तो पेप्सू को लेकर कोई बिल था जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बिल को, यानी कि बिल को डिनाई कर दिया था, डिनाई कर दिया था। ये 1954 की बात थी। तो यहां पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक तरीके से एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग किया। तो पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 था, जो कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था, एक अलग से पंजाब एक प्रांत था। हालांकि इसको बाद में आके जो है पंजाब में इसको पेप्सू को हम ये कह सकते हैं कि 1956 में पंजाब में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि वैसे तो व्यवहारिकता में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति इस एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग प्राइवेट मेंबर बिल के मामले पर या नई सरकार बनने के बाद उसकी सलाह पर कर सकता है। लेकिन हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देखे कि जहां पर अगर प्रक्रियाएं गलत हैं तो इसका मतलब हमारा संविधान आर्टिकल 111 इस बात का अधिकार राष्ट्रपति को देता है कि वो किसी बिल को पास करने से मना भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल आया और बेकार में बिल को पास करने से मना कर दिया, तो फिर तो कहीं ना कहीं सरकार काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति के विषय में तो आप ये जानते हो कि हमारे राष्ट्रपति का जो कंपैरिजन है वो ब्रिटेन के ब्रिटिश क्राउन के साथ होता है। और एक कन्वेंशन, एक परिपाटी या एक जो परंपरा अपनाई गई है कि जैसे वहाँ का राष्ट्रपति काम करेगा वैसे ही हमारे देश का राष्ट्रपति काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो जब हम आर्टिकल 53 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 53 में लिखा क्या है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, कि संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां तो राष्ट्रपति में निहित है, वो तो इसका मतलब सर्वे सर्वा हो गया। लेकिन बट आर्टिकल 53 को हमें आर्टिकल 74 के साथ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास आएगा तो हर बिल को पास करने से मना कर देगा। तो अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि इस बिल की प्रक्रिया गलत है तो देन तब ऐसी कंडीशन में क्या है, जैसे आर वेंकट रमन ने इसका प्रयोग किया तब मना कर सकता है। या फिर राष्ट्रपति के पास ऐसी भी पावर है कि अगर उसको लगता है कि इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो तब भी वो मना कर सकता है। या फिर सरकार की सलाह पे तो वो काम करता ही करता है। ओके, समझे इस बात को। तो ये आप इस बात को समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अब बात आ जाती है कि सस्पेंसिव वीटो पावर है। ये सस्पेंसिव वीटो पावर है क्या? देखिए, सस्पेंसिव वीटो पावर का अगर मतलब देखें हम तो इसको हम एक तरीके से निलंबनकारी वीटो शक्ति कहते हैं। निलंबनकारी वीटो शक्ति कहते हैं। अब निलंबनकारी वीटो शक्ति का तो मतलब आपको पता ही है कि क्या है, कि मैंने इसमें बताया कि ओनली वन टाइम फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न टू, यानी कि सरकार को बिल जो है पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति सरकार को वन टाइम के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। चलो भेज दिया, यदि सरकार द्वारा वही विधेयक संसद में
पास कराकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति को वह विधेयक पास करना होगा। तो ये बाध्यकारी हो गया। अब यहां पर पॉइंट एक और आता है कि नोट करके मनी बिल को छोड़कर, यानी कि कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति मनी बिल के मामले पर सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मनी बिल को क्यों छोड़ा जाता है। देखिए, मनी बिल एक्चुअली में क्या होता है कि अगर जब हम मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल 110 को जब आप पढ़ते हो तो मनी बिल में 5 पॉइंट आ जाते हैं। जैसे कोई टैक्सेस का मैटर हो, या कोई खर्चे का एप्रोप्रिएशन का मैटर हो, या कोई हमें बाहर से कोई उधार लेना हो, ठीक है, या कोई भारित व्यय का चार्ज एक्सपेंडिचर का मामला हो। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट उसमें दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मनी बिल रुकेगा तो सरकार के खर्चे रुक जाएंगे, सरकार की जो भावी प्रोग्राम है, सरकार की जो एक इफेक्टिव जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होनी शुरू हो जाएंगी। लोगों को, जो सरकारी वर्कर्स हैं, उनको जो पैसा नहीं मिल पाएगा। तो देन यही कारण है कि हमारे संविधान में ये स्पष्ट बोला गया है कि जो मनी बिल है वहां पर सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राइट। तो अब बात यह आती है कि इसका प्रयोग कब किया गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई हमने नोट करके लिख लिया कि अब एग्जाम्पल देखें हम। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो नंबर 1 एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, ये लाभ का पद विधेयक था। ये 2006 की बात थी। तो यहां पर इस पर अब्दुल कलाम ने इसका प्रयोग किया था। यानी कि जो हमारे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति साहब थे, उन्होंने यहां पर सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग किया। इसकी कहानी मैं अभी बताऊंगा। एक दूसरा आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट रूल की बात थी, राष्ट्रपति शासन। तो ये जो राष्ट्रपति शासन था, राष्ट्रपति शासन एक बिल था। यानी कि कहने का मतलब था कि यहां पर के.आर. नारायण जो थे वो राष्ट्रपति थे। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन का बिल था और यूपी का राष्ट्रपति शासन का बिल था। तो उस बिल को प्रेसिडेंट जो बिल था, जो बिहार और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना था, तो उसको रिकंसिडरेशन किया था के.आर. नारायण। तो के.आर. नारायण जो थे, उन्होंने वहां पर सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो ये आप लिख लीजिए। तो अभिषेक भाई साहब, अरे भैया कल वाली क्लास डाउनलोड नहीं हो रही तो परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, इसे कम से कम आज जो क्लास चल रही है उसको तो पूरा करो। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? पास करना ही होगा, यहां लिख लो, पास करना ही होगा। बाध्यकारी हो गया ना, पास करना ही होगा। चलिए खैर, हो गया। तो सस्पेंसिव वीटो पावर तो आप बेटा समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।
देखो मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल बता देता हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ का पद। ये 2006 का मैटर था। सोनिया गांधी जो थी कांग्रेस की सरकार थी और सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन थी। अब ये लोकसभा की सांसद भी थी यूपी से। अपोजिशन ने हंगामा किया, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई पॉलिटिकल पद पर होते हो तो आपका कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, मोटा मोटा अगर हम देखें कि आप जो है किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका पॉलिटिकल पद प्रभावित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप सीधा देखो कि अगर मैं डीएम हूं और एमएलए बन जाता हूं, मान लीजिए, और मैं डीएम भी हूं, तो भाई मैं डीएम हूं अगर मान लो यूपी का, मैं एक आईएएस अधिकारी हूं, तो मैं तो योगी की बात मानूंगा, ठीक है। और मैं हूं राजस्थान में, अगर मान लो सपोज करो, और मैं एमएलए भी हूं अपोजिशन पार्टी का, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शन होगा कि नहीं होगा। देन इसलिए ये बोला जाता है कि ये जो पॉलिटिकल पद होते हैं, यहाँ पर जब आप कोई पॉलिटिकल पद पर जाते हो तो वहाँ लाभ का पद आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई सरकारी पद नहीं होना चाहिए। तो अब हुआ क्या कि भाई ये एमपी थी सोनिया गांधी और साथ में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन भी थी। तो इन्होंने क्या काम किया, क्योंकि अपोजिशन ने हंगामा शुरू किया, तो इन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पद को लाभ के पद से बाहर करने के लिए एक बिल जो है रखा पार्लियामेंट में, और राष्ट्रपति के पास जब ये भेजा गया तो राष्ट्रपति ने इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दिया अब्दुल कलाम साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करिए कि पहले इस पर आप पुनर्विचार करिए फिर से, क्योंकि यहाँ पर बड़ी अच्छे ढंग से अब्दुल कलाम ने ये भी कहा था कि देखिए हमारे सांसद कितने ग्रीडी हो गए हैं कि वो अपने पद को बचाने के लिए सरकारी पदों को लाभ के पद से बाहर कर रहे हैं। क्योंकि एक कानून है जो 1959 का कानून है, वो ये कहता है लाभ के पद को लेकर कि अगर लाभ के पद को लेकर, यानी कि कहने का मतलब है कि उस कानून के तहत अगर कोई पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो एक एक्ट है, उसमें अगर किसी सरकारी पद को डाल दिया जाता है तो वो इसका मतलब लाभ के पद से बाहर माना जाता है। तो हम ये मोटा मोटा ये समझते हैं हर सरकारी पद लाभ के पद में नहीं है, और किसी सरकारी पद को लाभ के पद से बाहर करना है तो फिर उसको पार्लियामेंट में पास करा के एक तरीके से लाभ के पद से बाहर किया जा सकता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि राष्ट्रपति रूल। अब मुझे वो डेट तो याद नहीं आ रही, लेकिन के आर नारायण ने यूज किया था जब वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सरकार ने बिल भेजा था राष्ट्रपति के पास। ऐसे यूपी में भी भेजा था, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो के आर नारायण ने इन दोनों बिलों को जो है सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग किया था और सरकार से ये कहा था कि आप एक काम करिए, इस पर पुनर्विचार करिए। अमूमन हुआ ये कि सरकार जब पुनर्विचार के लिए कोई राष्ट्रपति बिल को भेजता है तो अमूमन ये देखा जाता है कि फिर वो राष्ट्रपति दोबारा से उसको नहीं भेजता, यानी कि सरकार दोबारा से उसको नहीं भेजती है, ठीक है। तो के आर नारायण ने इसका प्रयोग किया था। अब्दुल कलाम ने भी और भी सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग, जैसे सैलरी को बढ़ाने को लेकर, जो संसद सदस्यों की सैलरी के बढ़ाने को लेकर अब्दुल कलाम के पास एक बिल आया था, तो उन्होंने उस पर भी सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति एक पूरे तरीके से रबड़ स्टैंप भी नहीं होता, हमारा संविधान उसको बहुत सी पावर भी देता है। ओके, लेकिन बट कंक्लूजन यही है कि राष्ट्रपति की स्थिति एक तरीके से औपचारिक होती है, नाम मात्र की होती है, और वो उसी तरीके से काम करता है जैसे एक ब्रिटेन में यानी कि ब्रिटिश क्राउन काम करेगा। अब उसके बाद अगर हम देखें, बात आ जाती है पॉकेट वीटो शक्ति की। पॉकेट वीटो पावर, देखिए जाइएगा मत, क्लास को पूरा करिएगा। आज मैंने कल की क्लास में जो पढ़ाया था लेजिस्लेटिव पावर को लेकर, और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेजिस्लेटिव पावर को लेकर, इसके संबंधित क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये जो पॉकेट वीटो पावर है, अगर हम देखें तो इसमें क्या है, यानी कि बिल को अनिश्चित समय के लिए होल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है।
जबकि अमेरिका में ये टाइमिंग 10 दिन का होता है। हमारे संविधान में तो क्लियर ही नहीं है कि भाई राष्ट्रपति बिल को कितने भी टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, जबकि अमेरिका में 10 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एकमात्र यानी कि एक ही एग्जाम्पल है जिसका प्रयोग हुआ था, और वो एग्जाम्पल किसका है? एक पोस्ट ऑफिस बिल था, एक पोस्ट ऑफिस एक अमेंडमेंट बिल था। (1986) का, और उस टाइम ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। तो पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग इस पे किया था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया, तो ज्ञानी जैल सिंह है, क्योंकि इसके अलावा और किसी ने पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया है। हालांकि आपने देखा कि हमने कुछ एग्जाम्पल एब्सोल्यूट वीटो पावर के दिए, कुछ एग्जाम्पल हमने सस्पेंसिव वीटो पावर के दिए, लेकिन एकमात्र एग्जाम्पल पॉकेट वीटो पावर का ज्ञानी जैल सिंह का ही है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। तो यानी कि पोस्ट ऑफिस बिल था, इसको हम पूरा लिख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस बिल, राइट। तो ज्ञानी जैल सिंह की वैसे भी क्या राजीव गांधी के साथ नहीं बनती थी, और जब तक ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति रहे तब तक ये बिल पास होने ही नहीं दिया। इसका मतलब होता है कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ना तो उस पर यस करे ना ही नो करे, और होल्ड करके रख ले। तो ज्ञानी जैल सिंह ने वही किया। 87 में उनका कार्यकाल खत्म भी हो गया और ये बिल पास होके ही नहीं दिया। ठीक है, तो बिल को अनिश्चित समय के लिए होल्ड रोका जा सकता है, अनिश्चित समय के लिए। पॉकेट वीटो पावर यही है। तो यहां पर आपने समझा, लेकिन अब बात आती है कंपैरिजन की कि गवर्नर के साथ अगर हम देखें, तो गवर्नर के साथ अगर हम देखें तो अब गवर्नर की बात आ जाती है। तो यहां पर जब हम वीटो पावर की बात करते हैं तो गवर्नर की वीटो पावर अगर हम देखें तो हमने यहां पर देखा कि एक तो पॉइंट ये है कि भाई कोई स्टेट का बिल है, तो स्टेट के बिल के मामले पर गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर की क्या पावर है। गवर्नर एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, गवर्नर जो है सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, यानी कि स्टेट मनी बिल को छोड़कर और हालांकि पॉकेट वीटो पावर का कोई एग्जाम्पल तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पॉकेट वीटो शक्ति होती है। तो हमने ये गवर्नर के विषय में देखा कि हाँ ठीक है, 3 तरह की वीटो पावर स्टेट बिल के मामले पर चलो गवर्नर की हो गई। लेकिन क्योंकि ये बात हम कहाँ की कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 200 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि एनी स्टेट बिल can be reserved for president by governor। तो गवर्नर के द्वारा किसी भी स्टेट बिल को, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो फाइनेंस बिल हो, कोई भी बिल हो, राष्ट्रपति के लिए गवर्नर रिजर्व कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 200 में लिखा है। तो एक सबसे खास बात यहां पर यह आ जाती है कि राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है कि अगर राज्यपाल को ये लगता है कि भाई मुझे ये बिल जो है राष्ट्रपति को आरक्षित करना चाहिए, तो वो कर सकता है। एक्चुअली में ये जो पावर है
राज्यपाल की, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर है। कैसी पावर है? ये डिस्क्रिशनरी पावर है, स्वविवेकी शक्ति है। स्वविवेकी शक्ति का मतलब क्या होता है कि जहां पर सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वविवेकी शक्ति है। तो आर्टिकल 200 राज्यपाल को ये पावर देता है कि वो बिना सरकार की सलाह के वो किसी भी स्टेट बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि एनी स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर। लेकिन बात ये आती है कि चलो राष्ट्रपति राज्यपाल ने कोई किसी स्टेट बिल को रिजर्व कर भी दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो पहली बात तो ये लिख लो, पहले तो ये लिख लो बेटा, हो गया। अब देखो यहां पर, चलो ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर, ये समझ में आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से, ये क्लियर है। लेकिन अब एक और पॉइंट आता है कि चलो ठीक है, ये बात तो हमें समझ में सर आ गई कि आर्टिकल 200 इस बात को कहता है कि एनी स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आर्टिकल 201 ये कहता है कि जो रिजर्व बिल ऑफ स्टेट है, जो स्टेट का रिजर्व बिल है, जो आरक्षित विधेयक है, जब राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, तो फिर उस टाइम प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर होगी? अब बिल कोई सा भी हो सकता है, तो वीटो पावर की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, यानी कि अगर हम यहां पर देखें सस्पेंसिव वीटो पावर, तो सस्पेंसिव वीटो पावर को भी चलो हम देख लेते हैं। मनी बिल को छोड़कर और यहां पर पॉकेट वीटो पावर। हमने ये देखा कि स्टेट का कोई बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया गवर्नर के द्वारा, तो अब इसका मतलब गवर्नर की पावर तो खत्म। अब यहां पर वीटो पावर राष्ट्रपति स्टेट बिल के मामले पर क्या करेगा? वो या तो एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग करेगा, सीधा सीधा बिल को पास करने से मना कर सकता है, या पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग, या उसको होल्ड करके रख सकता है। लेकिन बात यह आती है कि ये जो सस्पेंसिव वीटो पावर है, इस मामले पर थोड़ा सा देखिए कि राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर, यानी कि स्टेट का जो मनी बिल है
मनी बिल को या तो होल्ड करेगा या वो सीधा सीधा पास करने से मना कर देगा। यानी कि जब स्टेट बिल के मामले पर राष्ट्रपति जो है सस्पेंसिव वीटो पावर का प्रयोग करता है तो वो मनी बिल को छोड़कर करेगा, क्योंकि मनी बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता, स्टेट के मनी बिल को। तो अब होगा क्या कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने यानी कि मनी बिल को छोड़कर हम लिख सकते हैं कि एनी स्टेट बिल, यानी कि मनी बिल को छोड़कर रिटर्न टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए। अब सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी। अब और विचार कितनी देर के लिए करेगी? विद इन 6 मंथ, यानी कि लिख सकते हैं हम विद इन 6 मंथ, 6 महीने के लिए कर सकती है। या तो सरकार, जो राज्य सरकार है, उस बिल को दोबारा से पास करा के राष्ट्रपति के पास भेजेगी, क्योंकि राज्यपाल का तो रोल खत्म है। और अगर नहीं भेजती है तो बिल तो अपने आप ही खत्म हो गया। और मान लीजिए उसने विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर, यानी कि फिर से राज्य सरकार ने राज्य सरकार द्वारा वही बिल राष्ट्रपति को भेजा, तब राष्ट्रपति तब भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूट व पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे तो सस्पेंसिव वीटो पावर में ये होता है कि जब कोई बिल पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद सरकार फिर से उस बिल को भेजती है तो देन फिर वो बाध्यकारी हो जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नर ने कोई स्टेट का बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया तो वहाँ पर राष्ट्रपति के पास सीधा सीधा उस स्टेट बिल के मामले पर एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो पावर तो है ही, लेकिन सस्पेंसिव वीटो पावर थोड़ी सी यहाँ डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से अगर राज्य सरकार, क्योंकि मनी बिल को, स्टेट के मनी बिल को छोड़कर राष्ट्रपति स्टेट के किसी भी बिल पर सस्पेंसिव वीटो पावर का मान लो प्रयोग किया और उसने रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न टू स्टेट गवर्नमेंट को वापस बिल भेजा, अब या तो 6 महीने के अंदर उसमें जो है बिल में सुधार करके या फिर उसको बिल को वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति तब भी उस पर एब्सोल्यूट वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तो इसका मतलब हम एक बात तो समझे कि स्टेट में, स्टेट बिल के मामले पर जो सस्पेंसिव वीटो पावर है वहाँ पर जो है उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास जो है एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो पावर रहती है, तब भी वो रिकंसिडरेशन के बाद भी अगर बिल आता है तो तब भी वो उस बिल को पास करने से मना कर सकता है या उसको होल्ड कर सकता है। तो ये एक तरीका है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है। तब भी राष्ट्रपति, यानी कि इसको ऐसे काट लो,
तब भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूट व पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। हो गया, तो ये लिख लीजिए। तो मैंने एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। ओके, अब लिखो अगली हेडिंग, बिल्स के संदर्भ में राष्ट्रपति व राज्यपाल की यानी कि सदनों में रखने से पहले अगर हम राष्ट्रपति की बात करें ऐसे बिल की बात करें कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जहां राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और एक तरफ हम लिखेंगे स्टेट बिल है और यहां पर हमने लिखा राज्यपाल। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी बिल, धन विधेयक, हम देखते हैं कि वित्त विधेयक, आर्टिकल 117 का फर्स्ट क्लॉज, ठीक है। 117 का थर्ड यानी कि सभी प्रकार के वित्त विधेयक नहीं। इसके अलावा अगर देखें नए राज्यों के गठन का विधेयक, न्यू स्टेट बिल या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बिल, इसके अलावा हम देखते हैं बजट विधेयक, विनियोग विधेयक, जो राज्यों का व्यापार व वाणिज्य विधेयक हो गया है कि हम लिखेंगे राज्यों का व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक।
उसी तरीके से अगर हम स्टेट बिल की बात करें यहाँ पर, तो स्टेट मनी बिल हो गया, स्टेट फाइनेंस बिल हो गया, लिखो स्टेट फाइनेंस बिल, एक पॉइंट और लिख लेना बस, पहले तो लिख लो इस पे। लिख लो। हो गया। फिर बात आ जाती है कि जैसे अगर हम देखें कि यहां पर दो पॉइंट आ जाते हैं कि सदनों के अध्यक्षों की सीट का रिक्त होना, यानी कि कंडीशन ये है कि वैकेंट ऑफ सीट ऑफ हेड ऑफ हाउसेस है। तो ये भी एक तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियां होती हैं। जैसे हमने एक तरफ लिखा प्रेसिडेंट, जैसे हमने एक तरफ लिखा कि लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा स्पीकर एंड लोकसभा डिप्टी स्पीकर, दूसरा लिखा हमने राज्यसभा चेयरमैन एंड राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन। मान लीजिए इनकी सीट हम ये मान के चलते हैं कि रिक्त हो जाती है, परमानेंट। इनकी सीट जो होती है, सीट का रिक्त होना, वैकेंट ऑफ सीट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सदन के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा सदन का
यानी कि हाउस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये है आपका आर्टिकल 93, 94, 95। आर्टिकल 95 से संबंधित है। अब दूसरी तरफ ये दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो हमने लिखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली डिप्टी स्पीकर है। या दूसरी कंडीशन चेयरमैन है या लेजिस्लेटिव काउंसिल डिप्टी चेयरमैन है। तो ऐसी कोई कंडीशन है तो यहां पर अगर इनकी सीट वैकेंट ऑफ सीट हो जाती है तो आर्टिकल 91 क्या कहता है? वो ये कहता है कि सदन के किसी सदस्य को राज्यपाल द्वारा सदन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि मान लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट खाली हो गई तो आर्टिकल 91 ये पावर देता है किसको? राज्यपाल को, कि वो सदन के किसी सदस्य को अध्यक्ष बना सकता है। ऐसी विधान परिषद के सभापति या उपसभापति की सीट खाली हो गई तो राज्यपाल को आर्टिकल 91 ये पावर देता है कि विधान परिषद के किसी सदस्य को वो अध्यक्ष बना सकता है। ऐसे यहाँ पर आर्टिकल 95 की पावर देता है कि लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर की परमानेंट अगर सीट खाली हो गई है तो सदन के लोकसभा में से किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपने समझ में आ गया। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो लिख तो लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया। एक और पॉइंट है, सदनों के सदस्यों के अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियां। यानी कि कहने का मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउसेस। देखो यहां पर थोड़ा सा समझिए, अगर एक तरफ तो हम देखें कि जब हम आर्टिकल 103 की बात करते हैं तो आर्टिकल 103 क्या कहता है? यानी कि कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य अगर मान लो अयोग्य है, डिस्क्वालिफाइड है, तो देन तब राष्ट्रपति तो इन सदस्यों को रिमूव कर सकता है। तो इनको सदस्य पद से रिमूव बाय क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा रिमूव किया जा सकता है।
लेकिन एडवाइस ऑफ क्या है, एडवाइस ऑफ केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। अब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास जांच करने का अधिकार है, और एक बात ध्यान रखना कि इसकी जो सलाह होगी, जो उसकी एडवाइस होगी, वो बाध्यकारी होगी। क्या होगी? बाध्यकारी होगी। सलाह क्या होगी? बाध्यकारी होगी। ठीक है। वहीं पर अगर हम आर्टिकल 192 की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है कि भाई विधानसभा और विधान परिषद का कोई सदस्य अयोग्य है, तब तो रिमूव बाय क्या होगा? सदस्य को गवर्नर के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर? यहां ध्यान रखना, एडवाइस ऑफ, यहां सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की सलाह पर ही हटाया जा सकता है। और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो सलाह है वो बाध्यकारी होगी, बाउंडेड होगी। ठीक है। तो यहां पर भी मैंने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन लिखा है, और यहां पर भी मैंने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन लिखा, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट हो जाता है, तो इन कंफ्यूजन को थोड़ा दूर रखना। ओके। अब देखिए, मैंने सेंटर राष्ट्रपति की जो जो विधायी शक्तियां हैं वो मैंने सारी बताई, और लगभग 8 विधायी शक्तियां बताई हैं। मैंने सबसे पहले ये बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किन किन सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, मतलब लोकसभा में, यानी कि सदनों में। मैंने दूसरा ये बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं जो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी जाती हैं और वो हाउसेस में रखवाते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो सेशन सत्र क्या होते हैं, अभिभाषण यानी कि एड्रेसेस क्या होता है, और विशेष अभिभाषण और स्पेशल एड्रेसेस क्या होता है, दोनों का मैंने कंपैरिजन भी करा दिया। फिर मैंने ये बताने का प्रयास किया कि ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या होती है। फिर मैंने वीटो पावर बताया कि वीटो शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। फिर मैंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई कि जो कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना बहुत आवश्यक है, यानी कि लेना जरूरी है। फिर मैंने ये भी बताया कि जो सदनों के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होते हैं, सभापति उपसभापति, उनकी सीट खाली हो जाती है तो फिर उनके स्थान पर कौन नियुक्ति करता है। फिर मैंने आपको इस संदर्भ में भी बताया कि अगर अयोग्यता का कोई मामला है लोकसभा राज्यसभा का, विधानसभा या विधान परिषद पर, तो वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या विधायी शक्ति होगी। तो ये सब राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियों में आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि इनसे संबंधित, कि आपने कल की क्लास ली और आज की क्लास ली, तो देखते हैं, आपका इवैल्यूएशन करते हैं कि आप कितने पानी में हो, क्या वाकई क्लास आपको समझ में आई नहीं है, और सभी बच्चे पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है। एक कमेंट एक बार देख लेता हूं मैं आप लोगों का कि कमेंट सही ढंग से जा रहा है कि नहीं जा रहा। कमेंट भी की कई बार दिक्कत आ जाती है, कमेंट कई बार नहीं जा पाता है। ओके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज बेटा आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? अच्छा, कमेंट, मुझे लगता है कमेंट नहीं जा रहा। खैर चलिए, खैर कोई बात नहीं। एक मुझे लगता है कि कमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। आप कमेंट की सोच भी रहे होंगे लेकिन कमेंट फिर भी नहीं जा पा रहा। लेकिन बट मैंने आप लोगों को विधायी शक्तियां पूरा मैंने करवा दिया है, तो इन विधायी शक्तियों को एक बार देखिए। ठीक है।
क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूं कि किस तरीके से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ सर बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया आपने। देखो जैसे आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, तो मेरी आवाज़ तो आ रही होगी आप लोगों को। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत, स्थगित और सत्र अवसान करता है। राष्ट्रपति एक सत्र की अंतिम बैठक के बाद 6 माह के भीतर संसद का सत्र बुलाने के लिए बाध्य है। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, यानी कि हमें विचार करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब जैसे ओनली वन है, ओनली टू है, बोथ वन एंड टू है, नाइदर वन एंड नॉट टू है, तो जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर आंसर इसका जो है फर्स्ट होगा, कुछ कह रहे हैं सेकंड होगा। देखिए आंसर होगा सेकंड। आंसर सेकंड क्यों होगा? सिंपल सी बात है, जब मैंने सेशन वाला टॉपिक बताया तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को ला सकता है, आहूत कर सकता है, लेकिन ये जो एडजन की पावर है वो हेड ऑफ हाउस के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं, और सत्रावसान की पावर तो उसके पास होती है। तो ये एक्चुअली में आर्टिकल 85 कहता है। फिर आर्टिकल 85 में आपने देखा होगा कि सत्रावसान मैंने बताया था, उसमें मैंने कहा था कि दो सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये सही है, ये गलत है, क्योंकि एडजन की पावर, स्थगन की पावर किसके पास होती है? हेड ऑफ हाउस के पास। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट अपने आप में क्या है? सही है, आंसर बी बनेगा। अब इसी तरीके से देखो, मैं जैसे और कुछ क्वेश्चन बताऊं, जैसे आप देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ केसेस लिखवाए हैं और मैंने ये बताया भी है। जैसे आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970 का जो केस है वो व्यक्तिगत समाधान से संबंधित है। यानी कि इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा कि कौन से युग्म सही सुमिलित हैं। तो युग्म सही सुमिलित बताने हैं। फिर कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य केस है 2017 का, तत्काल कार्रवाई के संदर्भ में। फिर डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य केस है 1987 का, असाधारण परिस्थितियों के संदर्भ में। फिर है ए के राय बनाम भारत संघ 1982 का केस है, अस्पष्ट, मनमाना व अयुक्तियुक्त अध्यादेश के संदर्भ में। फिर सतपाल उंग बनाम पंजाब राज्य केस है, तो नवीन सत्र को आहूत करने के संदर्भ में। तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमिलित है। आपने देखा होगा कि जब मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया, जब भाई मैंने क्लास में, आप ये बताओ कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा? सिंपल सी बात है कि देखिए आप सतपाल उंग बनाम पंजाब राज्य केस क्या था? नवीन सत्र को आहूत करने के संदर्भ में। और मैंने यहाँ पर पढ़ाया भी था कि राज्यपाल ने अपनी अध्यादेश शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया था। कैसे किया? कि जो विधानसभा के जो स्पीकर साहब थे उन्होंने क्या काम किया कि बजट को रोक दिया, यानी कि एडजन कर दिया, तो जिससे पंजाब में बजट पास नहीं हो पा रहा था। तो राज्यपाल साहब ने क्या काम किया कि जो पुराना सत्र था, क्योंकि सत्र को लाना और समाप्त करने का अधिकार तो उनके पास है, भाई साहब के पास, राष्ट्रपति भाई साहब के पास, तो उन्होंने नहीं, राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल महामहिम ने क्या काम किया कि पुराने सत्र को समाप्त किया और नया सत्र लेके आ गए। अब नए सत्र में जो डिप्टी स्पीकर था विधानसभा का, उसके द्वारा बजट को पास कराया गया। तो ये जो भाई साहब सतपाल उंग जो कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये तो ऐसा है, राज्यपाल जो है अपनी अध्यादेश शक्ति का दुरुपयोग किया है।
तो सतपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिल्कुल ये राज्यपाल ने जो अध्यादेश का प्रयोग किया वो सही है, क्योंकि बजट को पास कराना अध्यादेश के द्वारा यानी कि नया सत्र लाना ये अपने आप में जनता के हक में है और एक सकारात्मक ये कार्य है, तो हम ऐसे अध्यादेश को गलत नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये तो सही है। एक ही राय बनाम वर्सेस भारत संघ में तो सीधा सीधा अध्यादेश के विषय में कि अगर कोई अध्यादेश अस्पष्ट है, कोई मनमाना है या अयुक्तियुक्त है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ये भी सही है। हमने डीसी वाधवा केस में भी देखा कि अध्यादेश का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो ये भी सही है। कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य केस में भी पढ़ा कि अध्यादेश का प्रयोग तब होना चाहिए जब तत्काल कार्रवाई के संदर्भ में, ठीक है, और ये भी सही है। और आरसी कुपरवाद में व्यक्तिगत समाधान, इसमें बोला था कि अध्यादेश राष्ट्रपति का कोई व्यक्तिगत समाधान नहीं है, ठीक है, कि कोई व्यक्तिगत समाधान है, इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका मतलब ये सारे सही हैं, तो आंसर क्या बनेगा? सारे सही हैं, तो इसका मतलब आंसर सी आंसर बन जाएगा। ओके, अब इसी टाइप से अगर हम देखें तो देखो किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप देखोगे वीटो पावर को लेकर, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? निरपेक्ष वीटो शक्ति का मतलब है विधेयक पर स्वीकृति ना देना। निलंबनकारी वीटो शक्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब है विधेयक को संसदीय पुनर्विचार हेतु वापस करना, ठीक है। और पॉकेट वीटो शक्ति का मतलब है विधेयक को निश्चित समय के लिए रोक देना। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही है। ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आंसर है? इसका आंसर 1 and 2 बन जाएगा। क्या बनेगा? 1 and 2। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये तो सही है, ये भी सही है, ये अपने आप में गलत है। अब गलत क्यों है? कि विधेयक को निश्चित समय के लिए, क्योंकि यहाँ तो मैंने लिखवाया है अनिश्चित समय के लिए रोका जा सकता है, तो इसलिए ये पॉइंट अपने आप में गलत है। तो ये आप समझे कि नहीं समझे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इससे ही संबंधित। हाँ, वीटो पावर में एक चीज और लिख लेना, मैं आपको बता दूं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भाई साहब कहां चले गए? ये है, निम्न में से किन संस्थाओं की वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति द्वारा संसद के पटल पर रखवाए जाते हैं? जैसे मैंने वार्षिक रिपोर्ट का भी पॉइंट आपको बताया कि संघ लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। तो आपको ये बताना है कौन से सही हैं। तो ओनली 1 and 2 3 है, ओनली 1 2 4 5 है, ओनली 1 3 4 5 है, या ओनली 1 3 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा आप जानते हो कि वार्षिक रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को देता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भी देता है, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसको देता है? केंद्र सरकार को। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग भी राष्ट्रपति को देता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग भी। तो आंसर 1 2 4 5 बनेगा। तो 1 2 4 5, तो इसका मतलब ये बी आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या बनेगा? बी आंसर। तो ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया? देखो यहां पर एक चीज और है, जब मैं एब्सोल्यूट वीटो पावर पर पढ़ा रहा था आपको, तो एक चीज और बतानी थी मुझे कि यहां पर लिख लेना नोट करके पॉकेट वीटो पावर की। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान संशोधन विधेयक है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले पर राष्ट्रपति कोई भी या किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की
वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, चाहे वो एब्सोल्यूट वीटो पावर हो, चाहे वो सस्पेंसिव हो या पॉकेट वीटो पावर हो। तो इस पॉइंट को बड़ा अच्छे से लिख लेना, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अमेंडमेंट ऑफ बिल के मामले पर कोई वीटो पावर नहीं है। भाई स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट तो अमेंडमेंट कर ही नहीं सकती, सेंटर ही कर सकता है, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट बिल हो तो राष्ट्रपति उस बिल को नहीं रोक सकता, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट आपको, सारे के सारे पॉइंट अब मैंने बता दिए हैं, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता दूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति केंद्रीय चुनाव आयोग से परामर्श कर संसदीय सदस्य तथा विधानमंडल के सदस्यों की निरताओं का निर्णय करता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति संबंधित सदन के किसी भी व्यक्ति को अध्यक्षता सौंप सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। सिंपल सी बात है कि टू सही है। पूछो क्यों? देखिए ये तो हमने पढ़ा, आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो यहां पर भी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। सॉरी यहां मैंने कुछ शायद गलती करवा दी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा के लिए तो कौन सा आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल 93, 94, 95, और राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है, 91। तो ये तो सही है। राष्ट्रपति केंद्रीय चुनाव आयोग से परामर्श कर संसदीय सदस्यों, तो ये तो सही है, लेकिन विधानमंडल के सदस्य को तो राज्यपाल हटाता है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब सेकंड आंसर बनेगा, क्या बनेगा, सेकंड आंसर। क्लियर हो गया, क्या बनेगा, सेकंड आंसर बनेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लेना, मुझे लग रहा है कि वहाँ शायद कुछ आर्टिकल्स की गलती हुई है। तो मैं एक बार पॉइंट उसको लिखवा देता हूँ कि शायद आर्टिकल्स की प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी। ओके, देखो यहाँ एक्चुअली में ये क्या है कि ये जो पावर है हेड ऑफ हाउस के पास, ये तो पावर है, लोकसभा की पावर तो होगी 95 के तहत, और यहां पर ये पावर होगी आर्टिकल 91 के तहत। अब ये जो है 91 में ये गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लूं, क्योंकि तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कौन सा आर्टिकल आपका आ जाएगा। अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, या विधानसभा के अध्यक्ष या अभिभाषण की बात यहां पर करें, तो यहां पर ये देख लेते हैं हम कि कौन कौन से आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तो 184 है, हो गया है, और 181। ये तो आर्टिकल आपका 181 हो गया, और ये हो गया आर्टिकल 184, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल के तहत राज्यपाल द्वारा सदन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा दिमाग में सही ढंग से काम नहीं किया, तो ये आर्टिकल्स इनका करेक्शन कर लेना, ओके।
ठीक है। तो कुल मिलाकर आई होप आपको हमारी ये जो क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो मैंने ये सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। ओके, तो नमस्कार, जय हिंद।